हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करेंगे हिंदी का पार्ट नंबर 5, जिसका नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इस पार्ट में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो थे, जब वो राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, जब वो राष्ट्रपति थे हमारे, उस समय उनका साक्षात्कार यानी कि उनका जो इंटरव्यू लिया गया था, उस समय उसी साक्षात्कार को यानी कि उसी इंटरव्यू को इस चैप्टर के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है। इस पाठ के द्वारा हमें एक चीज़ ये भी पता लगेगी कि डॉक्टर कलाम जो थे वो बच्चों की जिज्ञासाएं यानी कि बच्चों की जो क्वेश्चंस रहते हैं, उनकी जो जानने की जो इच्छाएं रहती हैं हर एक चीज़ को, उसके उत्तर देने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहते थे। और कोई बच्चा उनसे जैसे ही प्रश्न पूछता था, वो पूरी लगन से उस प्रश्न का उत्तर देकर उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते थे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर प्रश्नकर्ता यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहला प्रश्न है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेट्स स्कूल, चेन्नई। वो क्या पूछ रहा है बच्चा? 3rd क्लास का बच्चा है। देखिए आप, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम बताते हैं कि जो मेरे शिक्षक थे श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जब ये कक्षा 5 में थे तब इनके शिक्षक जो थे श्री अय्यर, उनकी एक बात इनको याद है। ये बता रहे हैं कि एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। फिर उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वैसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यानी कि इनकी कक्षा के जो 5वीं कक्षा में थे जब ये, तब इनके जो टीचर थे श्री सुब्रमण्यम अय्यर, वो इनको साइंस पढ़ाते वक्त उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पक्षी जो है वो उड़ सकते हैं। तो इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया इनको। जब वो समुद्र तट पर ले गए रामेश्वरम के, तो वहाँ पर उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर इनको मतलब लाइव एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाया। तो ये घटना इनके मन में इतनी घर कर गई कि इसके बाद इन्होंने विज्ञान पढ़ने के लिए आगे ठान लिया। आगे एक और प्रश्न पूछा गया सरयू मक्कर के द्वारा, जो कक्षा 5 का छात्र हैं। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मतलब बचपन में जब आप छोटे हैं तो आपको कौन सी भाषा में पढ़ाई करनी चाहिए? तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि मैं खुद माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई जो थी मैंने मातृभाषा में पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम, यानी कि बचपन में इन्होंने पढ़ाई जो की है वो है मातृभाषा इनकी, मदर टंग में। बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग किया इन्होंने कॉलेज और आगे की पढ़ाई के लिए। और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा को चुनाव कर सकते हैं, कि हमें कॉलेज में भी जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही चुनाव करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का ही उपयोग करना है। हम वहाँ भी अपनी मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा से ही सोचता है। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो यंगस्टर्स हैं, जो फ्रीडम हमको अपनी मातृभाषा में बोलने में और समझने में और सोचने में जो मिलता है, वो हम किसी और भाषा का उपयोग करके अपने आइडियाज़ को उतना एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। और ये आगे ये भी कह रहे हैं कि अंग्रेजी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम विश्व स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो हमें अंग्रेजी भी आनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कक्षा 5 के एक बच्चे अर्श पटेल के द्वारा, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये कलाम जी क्या उत्तर देते हैं? वो कह रहे हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। यानी कि जब आप यंग एज में हो तभी आपको अपना लक्ष्य, अपना एम, अपना गोल जीवन में तय कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचना चाहिए हमें। अगर आपको ये पता लग जाए, आपके माइंड में ऐसे कोई एक बात आ जाए कि मुझे ये काम करना है, ये बनना है, तो तुरंत आप उसी समय से उस और अपना पहला कदम बढ़ाना शुरू कीजिए, प्रयास करना शुरू कीजिए और उस दिशा में काम करना शुरू कर दीजिए। तो कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से, बाधाओं से होगा, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, आप बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं, सेल्फ डिटरमिन्ड हैं, तो आपके सामने ये स्थितियां टिक नहीं पाएंगी और इन सब स्थितियों को पराजित करते हुए, इनको हराते हुए आप एक
सफल जीवन जी पाओगे और अपने गोल को, अपने एम को पा सकेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया चिराग जैन के द्वारा, कक्षा 7 का छात्र है जो, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। देखिए भारत देश के बारे में पूछा गया है कि कौन सी चुनौती का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो भारत को सन 2020 यानी कि 2020 जिस ईयर में हम अभी जी रहे हैं यानी कि 2020, इस सन तक यानी कि ईयर 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है। यानी कि 2020 तक भारत एक विकासशील देश है। विकासशील का मतलब होता है डेवलपिंग, यानी कि डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन विकसित का मतलब होता है डेवलप्ड। तो भारत जो है एक विकासशील देश है, यानी कि स्टिल वी आर डेवलपिंग। तो 2020 तक उनका सपना था कलाम जी का कि 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाए और देश के अंदर जो नागरिक हैं, 1 अरब से अधिक नागरिक जो हैं, इन सब के चेहरे पे मुस्कान देखना, और ये चीज़ें जो हैं यही राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा आज एक चुनौती है। अगला प्रश्न पूछा गया हर्ष चांडक के द्वारा, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, कि साहस हम किसे कहेंगे। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के संकट में, दूसरों को जब मुसीबत में दूसरे होते हैं, दूसरे कहीं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, तो उनको बचाना, इसी को साहस कहा जाता है। तरुण पटेल कक्षा 8 से अगला प्रश्न पूछते हैं, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो भारतीय मूल्य का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो कोई भी व्यक्ति भले वो कहीं भी रहता हो, लेकिन उसका मूल जो है, उसका बेस जो है वो भारत से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा सुनीता विलियम्स के बारे में हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो तीसरे चैप्टर में, वो भारतीय मूल की थी। ऑल्दो उनका जन्म जो था, पालन पोषण सब यूएस में हुआ, लेकिन उनका मूल जो था वो भारत था, गुजरात था। इस कारण से वो कहते हैं कि भारत की संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए और हम इस मिट्टी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए, क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं और इस मिट्टी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए। कक्षा 10 से सत्यम नामक छात्र एक और प्रश्न पूछता है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। अब एक्चुअल में ये प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया इस बच्चे के द्वारा कि हर एक व्यक्ति जो है वो क्या बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, एक्टर बनना चाहता है, लेकिन कोई किसान, मजदूर और कलाकार ऐसी जो फील्ड्स हैं इसमें नहीं जाना चाहता। इसका क्या रीज़न है, जबकि हम सब लोग जो हैं हम सब ऐसे ही परिवारों से आते हैं। तो आगे उन्होंने जवाब क्या दिया, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। यानी कि जो किसान, मजदूर और ये लोग जो हैं ये हमारे राष्ट्र के ऐसे अंग हैं जिनको कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। तो राष्ट्र निर्माण जो है, देश को निर्माण करने में, देश को आगे बढ़ाने में इनका भी उतना ही हाथ है जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का हाथ है। तो हम सबको चाहिए कि हम हर एक क्षेत्र को उन्नति के रास्ते पर लेकर जाएं। अगला प्रश्न है रोहित चतुर्वेदी कक्षा 11। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। तो यहाँ पर 2020 के बारे में बात की गई है कि 2020 का जो सपना है विकसित होने का भारत का, क्या वो बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी के कारण पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर कलाम जी ने बड़ी सुंदरता से जवाब दिया है कि विकास, जब हम विकास करते हैं यानी कि डेवलपमेंट करते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि वो खुद ब खुद ही रुक जाती है। यानी कि जब हम विकास करने के पथ पे आगे बढ़ेंगे तो जनसंख्या को रोकनी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। इसमें जन शिक्षा, जैसे कि खासकर स्त्री शिक्षा यानी कि महिलाओं को शिक्षित करना, ये बहुत ही जरूरी चीज़ रहेगी। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को और ज़्यादा बल मिलेगा। यानी कि छोटा परिवार होगा तो सुखी परिवार रहेगा। और 2020 का जो मिशन है वो युवाओं को रोजगार के अवसर भी देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। यानी कि गांव में भी बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी और वहाँ भी उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो इस प्रकार हर एक जगह पर लोगों को काम का पूरा मौका मिलेगा। अर्श मेहता क्लास 12
आपको ऐसा क्यों लगता है 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? आपको क्यों लगता है? भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। उनका जवाब है इसमें से 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। यानी कि हम आप समझिए बात की 100 करोड़ में से 54 करोड़, मोर देन हाफ जो पॉपुलेशन है वो 25 वर्ष से कम है, और यही हमारी शक्ति है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे पास जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें वो भी बहुत हैं, लेकिन उनको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये जो 54 करोड़ यंगस्टर्स जो हैं हमारे पास, अगर वो निश्चय कर लें, अगर वो एक सूत्र में बंध कर एक ही आवाज़ से, एक ही माइंड से सोच लें कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कक्षा 12 के छात्र कार्तिक के द्वारा। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो एक्चुअल में ये बात तो बहुत सही पूछी गई है कि बच्चों के पास बहुत ही समस्याएं होती हैं। हर एक बच्चा जो है अच्छी फैमिली से नहीं होता है, साउंड फैमिली से, कि वो पैसा लगाकर आगे डॉक्टर इंजीनियर बन सके। तो ऐसे में वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे? तो कलाम जी ने क्या जवाब दिया है, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। आप जानते हैं ना, स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप सच में जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो जब स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट बनेंगे, तो स्कूल की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसको हम स्कॉलरशिप कहते हैं। तो इसके साथ साथ बैंक जो हैं वो हमें पढ़ने के लिए स्टडी लोन्स भी देते हैं, और इस प्रकार आप जीवन में आने वाली बाधाओं से, मुसीबतों से लड़कर अपने कठोर परिश्रम से इन सबको पराजित करके आगे बढ़ेंगे, तो जरूर आप एक दिन इन समस्याओं से आगे बढ़कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। मिथुन यहाँ पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, द्वितीय वर्ष। वो क्या पूछते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? यानी जो पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। यानी कि एक जो रिस्पॉन्सिबल जो पॉलिटिशियन है वो एक ऐसी नीतियां बनाता है जो दूर तक हमारा साथ देती है। यानी कि आज के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए वो हमें नीतियां और पॉलिसीज बनाने में मदद करता है। गांधी जी जो थे उनके बारे में बताया गया है कि उनका जो उद्देश्य था, उनका जो सिद्धांत थे, जैसे कि सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से सेवा करना, इसके कारण ही ब्रिटिश शासक जो थे वो हमारे सामने नहीं टिक पाए। तो आज की बात की जाए तो आज के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपना काम जो है उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम, अपनी उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। तो ये जो राजनीतिज्ञ हैं इनको हमें एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इनको काम करके हमारे सामने उदाहरण पेश करना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं, लगभग 26 करोड़ भारतीय लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनके उत्थान के लिए भी, उनको भी ऊपर उठाने के लिए काम करना होगा। तभी कहीं जाकर हम भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। अब ये थर्ड ईयर की स्टूडेंट है सी नंदिता सुबी। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? अब विजन 2020 में महिलाओं का योगदान पूछा गया है। देखिए, तो रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुषों और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। तो विजन 2020 के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि जो अलग अलग जो हमारी फील्ड्स हैं, भले वो सेना है, भले वो आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी सर्विसेज है, नेवल सर्विसेज, यहाँ पर महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया, उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। और जितनी आवश्यकता है हमें महिला सेनाओं की, सेना में महिलाओं की, उतनी हमने भर्ती पहले ही की है। तो ऐसे में और महिलाएं जो हैं आज मेरे ख्याल से हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही हैं। तो महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार से कोई भेदभावपूर्ण नीति सरकार की नहीं है। सबके लिए समान अवसर का प्रावधान कलाम जी सोचते हैं भारत के लिए 2020 में। जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने है। जब वो जोधपुर गए थे, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि जो
वीआईपीज होते हैं, अति विशिष्ट का मतलब वीआईपीज, व्यक्ति, वीआईपी जो लोग आते हैं जैसे कि नेता लोग हैं जो, इनके आने के समय आप जानते हैं कि एक नेता आ रहा है तो उसके आगे पीछे 50 गाड़ियाँ चलती हैं, भीड़ भाड़, फिर शहर को साफ़ सुथरा करने का काम किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उस समय खर्चा किया जाता है। तो क्या इसको कम नहीं कर सकते हैं? अब आगे कलाम जी कहते, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। अब कलाम जी इतने सादे व्यक्ति थे, इतने ज़्यादा वो एक कॉमन मैन यानी कि हमारी तरह आम नागरिक की तरफ पेश आते थे, भले वो देश के राष्ट्रपति थे और एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने उस बच्चे को उदाहरण के तौर पे दिया कि देखो जिस मंच पे वो बैठने वाले थे वहाँ पर एक बड़ी सी कुर्सी रखी गई थी डॉक्टर कलाम के लिए, लेकिन उन्होंने आते ही उस कुर्सी को वहाँ से हटवा दिया। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी नीति से, अपनी समझ सूझबूझ से अनावश्यक खर्चे को काटने की कोशिश की, इसी प्रकार अगर हमारे सारे जो वीआईपीज़ हैं सोचें तो ऐसा भविष्य में पॉसिबल होगा। तो ये देखिए हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर कलाम के जो अनुभव थे, उनके जो विचार थे देश के प्रति कि 2020 तक जो एक उनका विजन था भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का, वो किस प्रकार से वो सोचते थे, वो हमने यहाँ पर उनकी दूरदृष्टिता को पढ़ा यहाँ पर। और 2020 तो खैर आ ही गया है और खैर अभी भी हम डेवलप्ड नेशन नहीं हुए हैं, लेकिन हम काफ़ी करीब हैं और अगर हम इसी जी जान से लगे रहे तो जल्द ही हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।